नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने MPPSC प्री 2020 की तैयारी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको जाके देख लीजिएगा। MPPSC का टारगेट बैच हमारा चल रहा है, ये एक तरीके से सारे एग्जामों के लिए, लेकिन विशेषकर MPPSC प्री 2020 को रख के हमने इसको चालू किया है। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, संग में एक टॉपिक और है और प्रमुख पर्वत के बारे में। तो हमने अपने 45 डेज के वादे को अच्छे से पूरा करने की तरफ हम अग्रसर हैं और मैं ये मान सकता हूँ कि आप भी अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आप इस सीरीज़ के संग जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी मिट्टियों की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। ये चारों ही मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर काली मिट्टी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो काली मिट्टी जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो लगभग 47.6% पाई जाती है। 47.6% मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 3% लगभग पाई जाती है। कितनी? 3%। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो 33% लगभग लाल पीली मिट्टी हमारे यहाँ पे पाई जाती है। और मिश्रित मिट्टी तो ये संयुक्त रूप है, तो इसका कोई ज़्यादा थोड़ी बहुत करके हर जगह पसरी हुई है। ठीक है, तो मुख्यतः यही है कि 47.6% हमारी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी 3% और 33% हमारी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, आगे चल के हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों 47.6% मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब थोड़ा देख लो जरा कि अब अपन को एक बार अपन अच्छे से पूरा को समझ लेंगे और उसके बाद अपन को क्या है, क्वेश्चन लगाने में अपन को आसानी होगी। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा, आपको मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो अपना मालवा का पठार है, लगभग जो मालवा का पठार है वहाँ पर हमारा ये पूरे में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूरे भाग में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर भी हल्की सी हमारी काली मिट्टी पाई जाती है, देखने को मिलती है सिवनी वाले क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी जो है वो हमारी इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बघेलखंड वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी जो है हमारे ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। उसके बाद बात करें हम मिश्रित मिट्टी की। तो मिश्रित मिट्टी हमारे इस भाग में पाई जाती है लगभग। ठीक है, और कछारी मिट्टी है, तो कछारी मिट्टी भी हमारी इसी भाग में थोड़ी सी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये काली मिट्टी हो गया। ठीक है, ये हमारी लाल पीली मिट्टी हो गया, लाल पीली मिट्टी हो गया, ये हमारी मिश्रित मिट्टी हो गया और ये हमारी जलोढ़ मिट्टी हो गया और यही हमारी कछारी मिट्टी हो गया। तो 5 भागों में हमारी मिट्टी क्या है, बटी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की जानकारी हम आगे क्वेश्चनों में बात करेंगे। अब काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता अधिक होती है? तो देखो दोस्तों, लोह, एल्यूमिनियम व चूना की, नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक तत्व की, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन व फास्फोरस की। तो देखो दोस्तों, फसल तभी ज़्यादा उपजाऊ हो सकती है जब उसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। लोहे की अधिकता है इसमें काली मिट्टी में और चूना की अधिकता है, इसको आप ध्यान रखना। लोहे की अधिकता के कारण क्या है, थोड़ी सी उपजाऊ है अपनी मिट्टी, और चूने की अधिकता के कारण क्या है, जो आर्द्रता है, नमी को सोखने में ये क्या करती है, मदद करती है काली मिट्टी। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा कि लोह, एल्यूमिनियम व चूना की प्रधानता है अपनी काली मिट्टी में। काली मिट्टी का पीएच मान कितना है? तो दोस्तों देखो, काली मिट्टी जो अपनी है वो अम्लीय प्रकृति की, किसकी? अम्लीय प्रकृति की। अब अम्लीय और क्षारीय और उदासीन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार, एक होता है अम्लीय
एक होता है क्षारीय और एक होता है उदासीन। तो अम्लीय जो होता है वो होता है 7 से नीचे, 7 से नीचे अपना अम्लीय होता है। क्षारीय होता है 7 से ऊपर और उदासीन होता है अपना 7। ठीक है, तो ये इनका पीएच मान होता है। क्या होता है? पीएच मान होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.3 से 6.4 है। अम्लीय प्रकार की ये मिट्टी है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। किस राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो देखो दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ पहले आप ये जान लो। तो काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आपको पता है लावा जब ऊपर आता है ठंडा होता है तो चट्टान जो बनती है बेसाल्ट चट्टानें, वो आपको पता है उस बारे में। वरना मैं चट्टानों का एक अलग सा, खैर मैंने कल आपको पूरा तरीके से बता दिया, तो जिसने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको चट्टानों के बारे में भी पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि आपको और अच्छे से चट्टान जाना है तो जब हम भारत शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरी अच्छे से जानकारी इसके बारे में दे दूंगा। जब ज्योग्राफी शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप जान लो कि बेसाल्ट चट्टानों में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और काली बेसाल्ट चट्टानों की सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है वो कहाँ पर है? तो अपने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, इसको आप ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 53% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो पाई जाती है वो है मध्यम काली मिट्टी, जिसको हम साधारण काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम साधारण काली मिट्टी भी कहते हैं। साधारण काली मिट्टी भी कहते हैं। वहाँ पर 53% भूभाग पर हमारी मिट्टी पाई जाती है। हम बात करते हैं काली मिट्टी की। तो मैंने आपको अभी बताया था कि काली मिट्टी जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो टोटल 47% भाग पर पाई जाती है। कितने पे? 47.6% भाग पर हमारी काली मिट्टी टोटल पाई जाती है। लेकिन हम बात करें गहरी काली मिट्टी, तो हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी वो पाई जाती है 37%। और गहरी काली मिट्टी जो कि नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है वो पाई जाती है लगभग 3.5। और इसके बाद हम आते हैं छिछली काली मिट्टी, जो कि रिवनी वो सिवनी बालाघाट वाले जगह क्षेत्रों में भी थोड़ी सी पड़ जाती है, थोड़ा सा सतपुड़ा में भी पड़ जाती है। तो उसमें पाई जाती है लगभग 7.1%। 7.1%। तो काली मिट्टी का किस तरीके से विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है अपनी साधारण काली मिट्टी 37%। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 53% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यम काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया 7.1, इसको 1 कर लेना। ठीक है, 7.1% इसमें काली मिट्टी पाई जाती है छिछली प्रकार की। और 3.5% कौन सी पाई जाती है? तो गहरी पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखना। सारा अपन इसी बारे में ऑब्जेक्टिव से अपन सारी मिट्टियों का प्रकार लगा लेंगे। ठीक है, प्रदेश में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों देखो, प्रदेश में टोटल 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सुनना जरा ध्यान से, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रदेश में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो कुल 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हम जो साधारण काली मिट्टी है उसको भी अलग गिनते हैं, हम गहरी काली मिट्टी को भी अलग गिनते हैं, छिछली काली मिट्टी को भी अलग गिनते हैं, दोमट मिट्टी हो गई, मिश्रित मिट्टी हो गई, कछारी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई। तो 7 प्रकार की हमारे यहाँ पे क्या पाई जाती है? मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब कोई भाई बोलेगा कि 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप याद रख लो कि प्रदेश में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 7। हाँ, तो हम अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं भारतीय, ये मृदा है। ठीक है, ये क्या है? मृदा है। भारतीय मृदा एवं भूमि सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितनी मिट्टी है? तो अब आपका उत्तर आएगा 5 प्रकार की मिट्टियाँ। ठीक है, 5 प्रकार की। और नॉर्मल यदि पूछा जाए कि कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है कितने प्रकार की, तो 7 प्रकार की। तो कौन कौन सी 5 प्रकार की वो मिट्टियाँ आप एक बार देख लो। पहला हो जाएगा अपना काली मिट्टी, दूसरा अपना हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा अपना हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, चौथा अपना हो जाएगा कौन सा? कछारी मिट्टी, और पांचवा अपना हो जाएगा कौन सा? मिश्रित मिट्टी। सॉरी। तो
तो ये 5 प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पे पाई जाती है मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। यदि हम बात करें कि काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, तो आयरन के कारण पाई जाती है, लोहे की अधिकता के कारण हमारे यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो आयरन ऑक्साइड, चलो अगली वीडियो में अगले उसमें बताता हूँ पेज में मैं। ठीक है, इसी में बात कर लेंगे। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भर्री या कन्हर, ह्यूमस या रेगुड़, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भर्री या कन्हर और ह्यूमस या रेगुड़ दोनों ही काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस की कमी होती है काली मिट्टी में, फास्फोरस की भी कमी होती है काली मिट्टी में, लोहे की प्रधानता होती है, एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है और चूने की प्रधानता होती है। यदि हम बात करें काली मिट्टी में काला रंग क्यों होता है, तो आयरन के कारण होता है, लोहे की अधिकता के कारण होता है। दूसरा, यदि हम लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें, लाल पीली मिट्टी के बारे में, लाल पीली मिट्टी का लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो आयरन के या फिर आयरन के ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। पीली मिट्टी का पीला रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण और पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। वैसे हम यदि बात करें कि यदि मिट्टी गीली हो जाती है तो वो पीली पड़ जाती है, ये अपना नॉर्मल एक चलता है गांव की साइड कि लाल मिट्टी रहती है उसमें पानी डाल दो तो वो पीली बन जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयोग बेहतर है। वैसे दोस्तों यदि मैं आपको बताऊँ कि इसके पहले जो 3 वीडियो मैंने डाले थे, उसमें जो अभी जो पिछले वाला वीडियो डाला है, दूसरे नंबर का वीडियो डाला है, उसमें मैंने वैसे आपको इसकी पूरी बारे में जानकारी दे दी है। बहुत अच्छे से मैंने उसका आपको जो जियोग्राफिकल जो मैप के थ्रू जो मैंने आपको बताया था भारत के बारे में, वो मैंने सब कुछ बता दिया, मध्य प्रदेश के बारे में सॉरी। तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना, जिससे आपको ये क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। चलो हम इसमें बात करते हैं कि काली मिट्टी किस खेती के लिए बेहतर है। तो दोस्तों देखो, वैसे तो काली मिट्टी में गेहूँ भी अच्छा होता है और कपास भी अच्छा होता है, लेकिन कपास की खेती के लिए प्रमुख है काली मिट्टी। ठीक, इसको आप ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें चावल की मिट्टी के बारे में, तो चावल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा। और कल मैंने आपको बताया था वर्षा वाले थोड़ा सा टॉपिक में कि वर्षा जो पूर्वी भाग है वहाँ पर कम से कम 125 से 150 समथिंग होती है, या फिर 75 से 150 समथिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है, अपना बालाघाट वाला क्षेत्र। तो बालाघाट वाले क्षेत्र में चावल बहुत ज़्यादा होता है। अब यदि इसमें अपन एक और तथ्य जान लें कि चावल होता है, चलो ठीक है जी, तो सर अपन ने मान लिया कि चावल होता है। एक सेकेंड। अब यदि हम ये बोले कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कोई भाई तो बता देगा, और किसी भाई को नहीं पता होगा तो ध्यान रख लेना। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र है वो बड़वानी में है। कहाँ पर, बड़वानी में। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर, कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा के बारे में अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन याद आ गया कि हाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले गए थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार। तो हम लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो ये पाई जाती है बघेलखंड के क्षेत्र में। अब बघेलखंड का क्षेत्र मैंने आपको कल बता दिया है कि पूर्वी पठार को बघेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी हो पिछली वाली, वो जरूर देख ले, वो बहुत IMP वीडियो थी। ठीक है, आपको भी पता है कि मैं हर एक टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक खत्म करता हूँ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव है तो क्या है, ये तो हम देख के लगा लेंगे, नहीं। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप कोई भी पेपर या फिर MMP की वो टॉपिक में तो कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना, यदि आपका गलत हो जाए तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो वैसे गलत कहीं से हो ही नहीं सकता वो टॉपिक, क्योंकि मैं अपन पूरा उसको कवर कर ही रहे हैं। चलो अपन इस बारे में बात करते हैं। लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बघेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि पूरब में थी थोड़ी बहुत, ये कल मैंने सब पढ़ाया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, और हल्की पड़ जाती है अपनी कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना की खैर प्रधानता है वहाँ पर। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, इन सब के से क्या अपरदन से या फिर टूट फूट से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे ही कहते हैं अपन लाल और पीली मिट्टी। ठीक है,
तो ये बघेलखंड के क्षेत्र में अपनी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। लाल और पीली मिट्टी के पीएच के मान के बारे में बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं लाल और पीली मिट्टी का मध्य प्रदेश में विस्तार कितना है। तो दोस्तों 33% विस्तार है मध्य प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी का। काली मिट्टी की बात सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में विस्तार है वो है लाल और पीली मिट्टी का। ठीक है, ये हो गया 33%। यदि इसका पीएच मान पूछ लिया जाए आपसे कि इसका पीएच मान कितना है, तो आप बता सकते हो कि ये जो है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की मिलती है। जैसे कि इसका जो पीएच मान है वो 5.5 से 8.5 तक मिलता है। कितना? 8.5 से। तो इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय भी है और इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय भी है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगला अपना क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो 7 प्रकार की मिट्टी में से हल्की बहुत थोड़ी बहुत लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन भारतीय मृदा एवं सर्वेक्षण विभाग के अनुसार केवल 5 प्रकार की मिट्टी ही बताई गई है। तो लैटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में थोड़ी कम पाई जाती है, और आपको भी पता है कि लैटेराइट मिट्टी उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पानी की अधिकता होती है। वैसे लैटेराइट मिट्टी में इतनी ज़्यादा खास बात है नहीं, लेकिन लैटेराइट मिट्टी में क्या है, चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। किसकी? चावल के लिए यहाँ पर उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी में मतलब ये है कि यहाँ पर पानी की अधिकता है। यदि हम बात करें लैटेराइट मिट्टी की, तो ये मोटे अनाजों के लिए प्रमुख है। ठीक है, तो ये जैसे हमारी पाई जाती है बालाघाट वाले क्षेत्रों में, हमारी ये वाली मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो बालाघाट वाले क्षेत्रों में, बालाघाट सिवनी वाले क्षेत्रों में हमारी लैटेराइट मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, तो ये अपना पहला ऑप्शन रखा ही है, ये छिंदवाड़ा और बालाघाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो हम यदि बात करें रेंगती हुई मृत्यु को, तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि मृदा अपरदन अपन भी जानते हैं कि पेड़ पौधों के कटाव के कारण, पेड़ पौधों के कटाव के कारण, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, पेड़ पौधों के कटाव के कारण जब बाढ़ आती है या कोई या हाँ बाढ़ आती है या फिर बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो मिट्टी क्या बहती हुई चली जाती है, बहुत ज़्यादा बहती हुई चली जाती है। जैसे हम बात करें अपने मुरैना वाले संभाग के बारे में, वो चंबल संभाग के बारे में, तो चंबल संभाग में क्या होता है कि जब चंबल नदी बीहड़ों का रूप लेती है या फिर बीहड़ों में बहती है, और जब बारिश के समय पे चंबल नदी क्या उग्र रूप ले लेती है, तो जब वो मिट्टी का कटाव करती है तो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो पेड़ पौधों की अधिकता है, ना ही वहाँ पर क्या है कोई बांध वगैरह बने हुए हैं। तो मृदा अपरदन का एक चीज़ ये है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, विश्व बैंक के साथ मिलकर वहाँ पर रोकने का प्रयास कर रही है, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने के बारे में बात कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन किसी भी प्रकार से हो सकता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे मिट्टी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, मिट्टी से लेकर जितने भी प्रश्न में आपके बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मैं यदि आपको एक बार रिवीजन करवा दूं इसका तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट में मैंने आपको इसका रिवीजन करवा दूं, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई, पहले तो हमने बात कर ली कि 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है? तो 47.6% पाई जाती है। दूसरा, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दूसरे नंबर पे, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 33%। ठीक है, फिर जलोढ़ मिट्टी भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, 3%। फिर कछारी मिट्टी पाई जाती है और फिर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो इनमें ज़्यादा थोड़ी बहुत पाई जाती है, तो इनमें ज़्यादा कोई वो है नहीं। ठीक है, काली मिट्टी अपन को पता है कपास के लिए अच्छी रहती है, तो ये आप याद रखना। काली मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होता है अपना? 6.3 से 6.4 तक उसका पीएच मान होता है। यदि हम बात करें लाल पीली मिट्टी के बारे में, तो इसका 5.5 से 8.5 तक इसका पीएच मान होता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो इसका कितना होता है? 7, क्योंकि ये उदासीन प्रकृति की होती है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। काली पीली मिट्टी कपास के लिए, लाल पीली मिट्टी भी थोड़ा सा यहाँ पर भी पानी की अधिकता, खैर ज़्यादा उपयोगी तो नहीं है लाल पीली मिट्टी, लेकिन मोटे अनाजों के लिए यहाँ पर अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब ये है कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, उससे जो उसका क्या है उपजाऊपना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खनिज तत्व मिले होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी
खेती के लिए बहुत ज़्यादा सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है, तो ये अपन को जानना था, ये अपन ने यहाँ पर जान लिया। यदि हम बात करें थोड़ा सा कछारी मिट्टी के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ पर कछारी मिश्रित मिट्टी को तो हमें पता है कि सारी मिट्टी मिल जाती हैं, लाल पीली और काली मिट्टी, तो वहाँ पर मिश्रित मिट्टी बन जाती है मालवा वो रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र में। ठीक है, रीवा पन्ना के पठारी वाले क्षेत्र में। कछारी वाली मिट्टी की बारे में बात करें तो कछारी कुछ नहीं है, कंकड़ युक्त मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, और ये जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, अपनी ग्वालियर संभाग वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ग्वालियर संभाग वाले क्षेत्रों में, सीपरी वाले क्षेत्रों में ही कछारी मिट्टी अपनी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मिट्टी का टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसको मेरे ख्याल से अपन ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। और यदि अब आप किसी भी किताब को लेके यदि आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप गलत नहीं करोगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ आपसे। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा अपने अगले टॉपिक की तरफ, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसकी तरफ जाऊं तो मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी और आ गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे उपयुक्त तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि बाई चांस पूछ लिया जाए कि चंबल नदी इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों रहती है और चंबल नदी खड्डों का निर्माण क्यों करती है और बीहड़ों का निर्माण क्यों करती है। दोस्तों, होता क्या है एक्चुअल में कि चंबल नदी वो जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ पर क्या है, कार्बनिक तत्वों की क्या है, कमी है। तो कार्बनिक तत्वों की कमी होने के कारण, कार्बनिक तत्वों की कमी होने के कारण वहां की मिट्टी क्या है, भुरभुरी हो जाती है। क्या भुरभुरी, तो पानी को क्या है वो सोख नहीं पाती है। तो इस कारण क्या होता है कि वहां पर कंकड़ युक्त मिट्टी होती है, बहकर चली जाती है और फिर गड्ढों वड्ढों का निर्माण कर लेती है। तो ये थोड़ा चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अपने अच्छे एक और टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो दोस्तों, आप ये समझ के चलना कि 45 दिन का मैंने आपके पास वादा किया है, तो 45 दिन में अपन ये सारी चीज़ें खत्म करेंगे। इसके बाद अपन को भारत भी लेना है जल्दी से। ठीक है, और भारत में तो अपन खैर जल्दी जल्दी कर ही लेंगे। अपन, मैं जानता हूँ पॉलिटी वगैरह बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबको दिमाग में रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत के बारे में अब हम बात करते हैं। जितने भी IMP क्वेश्चन है सब लेके आया हूँ और पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये पर्वतमाला सारी चीज़ें मैं आपको इनके जो पिछला वीडियो है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बस आज की डेट में केवल आपको मैं देख रहा हूँ कि कल का आपने कितना रिवाइज किया है। ठीक है, तो पर्वतमालाओं के बारे में भी मैंने कल बात कर ली थी, तो चलो आज भी बात कर लेता हूँ। तो सतपुड़ा पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग कौन सा है, तो यदि आपको पता हो तो बताओ। मैकल पर्वत श्रेणी, राजपीपला पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और भांडेर पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है राजपीपला पर्वत श्रेणी। अब ये जो कल की क्लास में थे उन्हें तो पता होगा कि कैसे बताया मैंने, और यदि जो नहीं थे वो सुन लो जरा कि सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा जो पर्वत है वो 3 भागों में बटी हुई है। सतपुड़ा जो पर्वत है वो 3 भागों में बटी हुई है, इसको आप ध्यान रख लेना। पहला जो है राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। दूसरा ग्वालीगढ़ श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी। और तीसरा है अपना महादेव पर्वत श्रेणी या फिर सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी या फिर सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों, जो पश्चिमी भाग है इसका कौन सा है, राजपीपला श्रेणी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो अरावली की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बीनागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियां और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यदि आप बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणियाँ, तो अपने मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियों का भी विस्तार है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणियों का भी विस्तार है। बड़वानी की पहाड़ियाँ अपने यहाँ पे पड़ती हैं, बीनागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ भी अपने यहाँ पे पड़ती हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, असीरगढ़ का किला कहाँ है, बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर अपना कहाँ पड़ता है, तो बुरहानपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पड़ती है अपनी, बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर अपना कहाँ पर आता है, सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी में कौन सी नदी निकलती है, तो ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहां से अपनी जो निकलती है, तो देखो नर्मदा जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती जो निकलती है बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। तवा जो निकलती है वो अपने होशंगाबाद पचमढ़ी साइड से निकलती है। और बेतवा जो निकलती है वो अपनी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा अपनी निकलती है कहाँ से, रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है, रायसेन के कुमरा गांव से। तो
ये अपनी सारी नदियाँ निकलती हैं, तो तवा अपनी पचमढ़ी से निकलती है। कहाँ से? पचमढ़ी से निकलती है, ये अपन को पता ही है। तो पचमढ़ी में कौन सी आती है? महादेव पर्वत, महादेव पर्वत की आ जाती है। उससे पहले अपनी कौन सी आती है? तो ताप्ती पड़ती है। तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले। तो बैतूल जिले कहाँ आता है? अपना ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। नर्मदा हो नहीं सकता, बेतवा हो नहीं सकता, तवा अपनी है नहीं, तो ताप्ती अपनी ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी से निकलती है। यदि अपन को कंसेप्ट पता हो ना तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं उत्तर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी बुरहानपुर दर्रे तक जाती है? तो अमरकंटक, मेकल, कैमूर, राजपीपला। अभी मैंने आपको बताया राजपीपला श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, ये सबसे पश्चिमतम है, और बुरहानपुर भी अपना कहाँ है? सबसे पश्चिम तक। ठीक है, तो पश्चिम तक तो वैसे अपना जो जिला है वो कौन सा? अलीराजपुर है, लेकिन जो दक्षिण में जो पश्चिम तक वो कौन सा? बुरहानपुर। ठीक है, तो राजपीपला श्रेणी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? 1120 किलोमीटर, 950, 1110, 1140। तो इसका सही उत्तर है 950 किलोमीटर। ठीक है, याद करना है इसको। सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में कौन से पठार स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में कौन से पठार स्थित है? सोनवाड़ा का पठार, अमरवाड़ा का पठार, सागर का पठार, रीवा का पठार, सीपरी पठार और बैतूल पठार। बैतूल पठार और छिंदवाड़ा का पठार। तो दोस्तों बैतूल पठार और छिंदवाड़ा का पठार क्या हो सकता है? आप सोचो जरा। छिंदवाड़ा हमारे पूरब साइड में पड़ता है, सीपरी हमारे पूरब में नहीं पड़ता है, सागर भी नहीं पड़ता है, सोनवाड़ा अमरवाड़ा का पठार भी नहीं पड़ता। तो इसका जो अगला जिसका जो उत्तर बन जाएगा वो बैतूल तथा छिंदवाड़ा का पठार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में कौन सा है? बैतूल पठार और छिंदवाड़ा का पठार। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? क्वार्टजाइट एवं अपसादी चट्टानों से, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से, बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से, उपरोक्त सभी। तो चट्टानों वाले उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था सारी चीज़ें, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानें भी हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, बलुआ पत्थर भी पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर किससे बनता है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों से अपना बनता है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों से हमारा बलुआ पत्थर बनता है। बलुआ पत्थर लाल कलर का होता है, जिससे कि हमारा लाल किला वगैरह आदि बना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी उपरोक्त सभी मिलती हैं सतपुड़ा पर्वत में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, महादेव पर्वत श्रेणी। तो ये भी मैंने आपको कल बता दिया है, लेकिन आप सुनिए जरा। अब आपको केवल क्वेश्चन लगाना है, बता मैंने कल आपको सबको दिया था। तो इसका सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तो आपको जानते हो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत ही सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विंध्याचल और अरावली दोनों ही पुरानी हैं, लेकिन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है तो अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये हिमालय से भी पुरानी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें हमारी अरावली पर्वत का नाम आता है, ये आप समझ लेना। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत के भाग हैं सेमरी उपक्रम, कैमूर उपक्रम, भांडेर उपक्रम, ये सभी। तो कल मैंने आपको विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया था कि वो मध्य प्रदेश के बीच से निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहाँ एक इसका भाग बुंदेलखंड में चला जाता है और एक इसका दक्षिण में रह जाता है। तो बुंदेलखंड में जो जाता है उसको अपन बोलते हैं भांडेर, और दक्षिण में जो जाता है उसको बोलते हैं अपन कैमूर। ठीक है, तो भांडेर भी है, कैमूर भी है, सेमरी भी है, इसका ये सभी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगला। विंध्याचल पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, ताप्ती, तवा, कैन। तो देखो, नर्मदा अमरकंटक से होती है, ताप्ती बैतूल जिले की मुल्ताई से मतलब सतपुड़ा में चला जाता है, तवा भी अपना नीचे सतपुड़ा में चला जाता है। आता है कैन, तो कैन अपनी कहाँ से है? सतना वाले क्षेत्र से निकलती है। तो किस नदी में आता, किस श्रेणी में आ जाएगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, तो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग कौन सा? मैकल पठार, रीवा पठार, सागर पठार और सोनवाड़ा का पठार। तो मैकल पठार इसका पूर्वी भाग पड़ जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो तीन है, जो इस लास्ट वाला है वो कौन सा? महादेव पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद हमारा क्या पड़ जाता है? अपना मेकाल पठार पड़ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से लगा हुआ। इस मेकाल पठार में ही क्या पड़ती है? हमारी अमरकंटक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और अमरकंटक से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं,
सोन, नर्मदा, जोहिला, रिहंद नदी भी यहाँ से निकलती है, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। सोन और जोहिला एक दूसरे के मतलब सहायक नदियाँ हैं, और जोहिला क्या है, सोन में मिलती हुई कहाँ पर मिल जाती है, पटना के पास गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। और वो जल विभाजक का कार्य भी करती है, वो जो मानसून विभाजक का कार्य भी करती है, मैंने आपको बताया था, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर के बीच से निकलती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अमरकंटक पर्वतमाला शुरू होती है, तो अमरकंटक पर्वतमाला कहाँ पर है, मैकल पर्वत श्रेणी में ही है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, नर्मदा। तो नर्मदा का ही होता है अपना। काली सिंध का कहाँ से होता है, बागली गांव देवास से। छिप्रा का कहाँ से होता है, इंदौर के काकरीबणी से। चंबल का कहाँ से होता है, तो अपना महू की जनापा पहाड़ी से। मैकल पर्वत का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान, बलुआ पत्थर और क्वार्जर और अवसादी चट्टानों से, ए और बी दोनों। तो देखो दोस्तों, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानें भी यहाँ पर आती हैं। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानें का मतलब ये है कि यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं यहाँ पर, बेसाल्ट चट्टानें भी मिलती हैं, और यहाँ पे बलुआ पत्थर आपको पता है, विंध्य क्रम की चट्टानें। ग्रेनाइट मतलब यहाँ पर बुंदेलखंड की चट्टानें भी मिलती हैं, ठीक है। बुंदेलखंड की चट्टानें भी यहाँ पे मिलती है। याद रखना, बुंदेलखंड जो बना है वो नीस चट्टानों से बना हुआ है, नीस व ग्रेनाइट चट्टानों से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसका बलुआ पत्थर अपना विंध्य क्रम की चट्टानों से बनी हुई है, और अवसाद वगैरह ये सारी चट्टानें। तो ए और बी यहाँ पर दोनों उत्तर अपना आ जाएगा। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, जिससे कि आपका प्रश्न कहीं भी गलत नहीं हो सकता। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस अपन को जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो यदि आप स्पीड से, यदि आप मेरे को बोल दोगे कि सर नहीं सर समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं। प्रदेश में मैकल पर्वत का क्षेत्र है, तो मैकल पर्वत का क्षेत्र कौन सा है, ये आप देख लो। गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी जिला ये अपने ऊपर में ऊपर चला जाता है, ठीक है। सीहोर, भोपाल तथा विदिशा ये मालवा में आ जाता है। रीवा, सतना तथा पन्ना ये बुंदेलखंड वाले विंध्य वाले क्षेत्र में आ जाता है। शहडोल, मंडला तथा डिंडोरी जिला ये अपना मैकल पर्वत का क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है, क्या कोई बता सकता है इसमें, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। मैकल, अमरकंटक पर्वत श्रेणी, राजपीपला पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी और भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी, ठीक है। याद रखना, यदि विंध्याचल का सबसे लास्ट पूर्वी भाग पूछ लिया जाए तो कैमूर ही है। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है भांडेर और कैमूर में से लास्ट कौन था, तो दोनों ही लास्ट है, लेकिन भांडेर क्या थोड़ा पहले रह जाता है और कैमूर थोड़ा सा बाद में पड़ जाता है। तो देखो इस प्रकार का शेप बना है, तो कैमूर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां तथा प्रमुख पर्वत पढ़ लिए। अब दोस्तों ये अब आपका काम है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आप सिलेबस के उससे बिल्कुल निश्चिंत रह जाइए, मैं आपको हर हाल में करवाऊँगा, ठीक है। और आज अपन ने जिस तरीके से मिट्टियाँ पढ़ी हैं, पर्वत पढ़े हैं, ये हमें आज इसलिए जल्दी जल्दी लगा पाए हैं क्योंकि कल का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा आईएमपी था, तो कल का वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आपके ये तो आपके उड़ ही जाएंगे, ठीक है। मिट्टियाँ भी मैंने कल आपको लगभग पढ़ा दी थी, और पर्वत भी लगभग पढ़ा दिए थे। तो जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको ये आसान लगा होगा। मिट्टियाँ तो खैर मैंने आज भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सब सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा हो आज तक उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, सब अपन एक एक वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है। 1 से 2 वीडियो अपनी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो, बस इससे अलावा नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन इतने में ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर ओरिएंटेड हो सकते हैं वो मैं बता दूंगा, और उसका बिल्कुल अपन पोस्टमार्टम कर देंगे एक एक क्वेश्चन का, जिससे कि और संग में अपन स्टैटिक जीके भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं 1-2 दिन में स्टैटिक जीके भी इसके संग में शुरू कर दूंगा, इसी टॉपिक में। तो अपन को क्या मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता रहेगा। तो आपका काम ये है कि चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप जितना सपोर्ट करोगे अपने भाई का, उतना ही ज़्यादा आपको भी बेनिफिट रहेगा, मुझे भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ाने में भी और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय।